हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बीए प्रथम सेमेस्टर के इस क्लास में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत संवैधानिक विकास की अवस्था चैप्टर के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 का अध्ययन हम लोग आज के इस क्लास में करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के भी नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 का जो प्रावधान था, अर्थात ये जो अधिनियम है, यह अधिनियम समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन को नियमित करने के लिए, भारत के शासन में सुधार करने के लिए, जब भारतीयों के अंदर अविश्वास और आक्रोश उत्पन्न होता था, तो ये अंग्रेज भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, भारतीयों को एक सांत्वना प्रदान करने के लिए कि हाँ, हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, और समय समय पर यह अधिनियम ब्रिटेन के द्वारा जारी किया जाता था। तो इस तरह से आज के इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मुख्यतः कौन कौन से भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रावधान किए गए थे। अर्थात इस भारत शासन अधिनियम को लाने के पीछे प्रमुख रूप से कारण क्या था कि अंग्रेज इस अधिनियम को क्यों लेकर के आए। सबसे पहला कारण यह है कि मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल से कांग्रेस क्या हो गई थी, असंतुष्ट हो गई थी। चूंकि कांग्रेस के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि मुसलमानों के द्वारा भारत में सहयोग प्रदान किया जाए, मुसलमानों के द्वारा भारतीयों के साथ एकजुट होकर के काम किया जाए, परंतु अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना के कारण कांग्रेस असंतुष्ट था कि भारत के अंदर यह दरार उत्पन्न हो रहा है, मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जा रही है, जिसमें से प्रत्याशी भी मुस्लिम होगा, वोटर भी मुस्लिम होंगे, और इस तरह से जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू से ही भारत के अंदर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी, उसके तहत यह अपना काम कर रहे थे, और इस तरह से कांग्रेस क्या थी, असंतुष्ट थी। उसके बाद से दूसरा जो प्रमुख कारण है वह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने पर सहमति नहीं थी। अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी, परंतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना पर भारतीयों के साथ सहमति नहीं हो पा रही थी, और यह भी एक प्रमुख कारण था जो भारत शासन अधिनियम 1919 को लाने का कारण है। इसके बाद से दिया हुआ है बाल्कन युद्ध से भी मुस्लिम असंतुष्ट थे। अर्थात बाल्कन युद्ध से मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस जो है कि युद्ध से असंतुष्ट थे, जो यह भारत शासन अधिनियम 1919 को लाना पड़ा। इसके बाद से दिया प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, और इसके बाद से भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जो बिल्कुल सही नहीं था, चारों तरफ तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी, जिससे ये भारत शासन अधिनियम 1919 को लाया गया था। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा आता है, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव का तात्पर्य यह है कि यह 20 अगस्त को ही आया था और मॉन्टेग्यू के द्वारा ये घोषणा की गई थी। इसमें हम देखेंगे कि मॉन्टेग्यू के द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी। सबसे पहली ये घोषणा थी, ध्यान दीजिएगा, ये 1917 की बात है, और यह अधिनियम कब आया, 1919 में आया। तो ये जो घोषणा की गई थी, इस घोषणा के तहत जो है कि उचित कार्रवाई नहीं की गई थी।
कह रहा है कि भारतीय शासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। यह मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में कहा गया था। एक उत्तरदायी सरकार की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही साथ क्रमिक रूप से भारत को स्वशासन दिया जाएगा और उचित समय और सरकार के निर्णय से दिया जाएगा। यानी कि यह 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि भारतीयों को अब धीरे धीरे जैसे ही समय और परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से भारतीयों को उनका जो है कि शासन सौंप दिया जाएगा, उनको शासन दे दिया जाएगा। यहाँ चूंकि आप देख रहे हैं कि शासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ कह रहा है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी और क्रमिक रूप से की तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे भारत के लोग इस स्वशासन को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए स्टेब्लिश हो जाएंगे, वह उनके अंदर क्षमता विकसित होगी धीरे धीरे, तो क्रमिक रूप से उनको जो है कि सभी प्रकार के शासन भी क्या कर दिए जाएंगे, हस्तांतरित कर दिया जाएंगे। लेकिन लास्ट में एक शब्द यहाँ लिख दिया गया कि उचित समय और सरकार के निर्णय से, अर्थात कब दिया जाएगा इसका कोई निश्चित समय नहीं था। तो इस तरह से 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद से यानी कि सुधार अधिनियम हो गया। क्या सुधार किया गया, इसमें सुधार यह किया गया कि गृह सरकार में परिवर्तन किया गया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि गृह सरकार में परिवर्तन होता है, केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन होता है, प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन होता है और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह है पूरा का पूरा भारत शासन अधिनियम 1919। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा भारत शासन अधिनियम 1919 है। यानी कि यह भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन कौन से सुधार किए गए थे, ये हैं 4 प्रकार के सुधार, जिसको हम क्रम से आगे देखेंगे कि गृह सरकार में क्या परिवर्तन किया गया, केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में क्या परिवर्तन किया गया, प्रांतीय परिषदों में क्या परिवर्तन किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में कौन सा परिवर्तन किया गया। इसके बाद से देखते हैं कि गृह सरकार में क्या परिवर्तन किया गया। ध्यान दीजिएगा, गृह सरकार का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ब्रिटेन के अंदर भारत के शासन को चलाने के लिए जो सरकार की स्थापना की गई थी उसको हम गृह सरकार के नाम से जानते हैं। सबसे पहला है कि भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन किया गया और इस परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी वह 8 से 12 कर दी गई। अर्थात इसके पहले ये सदस्यों की संख्या कम हुआ करती थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये भारत सचिव की जो परिषद हुआ करती थी ब्रिटेन के अंदर, उसमें 8 से 12 सदस्यों की संख्या कर दी गई। इसके साथ साथ कहा गया कि आधा सदस्य जो है कि दीर्घ काल से भारतीय क्षेत्र में रह रहे हो, यानी कि ये जो 12 सदस्य होंगे, इन 12 सदस्यों में ऐसे ही व्यक्तियों को रखा जाएगा जो एक लंबे समय तक भारत के क्षेत्र में वह रहे हों, अर्थात भारत में जो कि भारत से संबंधित शासन में कार्य किए हों, ताकि उनको भारत के अंदर काम करने का क्या हो, अनुभव हो। और उसके बाद से कहा गया कि भारतीय सचिव का जो वेतन होगा भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा। यह भी एक नया परिवर्तन किया गया। इसके पहले भारतीय सचिव का जो वेतन हुआ करता था वह भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत यह किया गया कि भारतीय सचिव का जो वेतन होगा वह भारतीय राजस्व से अब क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना है कि इस शासन अधिनियम से भारतीय सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से देना बंद कर दिया गया था। तो यह है भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसके बाद से अगला जो परिवर्तन है, इसके अंतर्गत एक नए पद भारतीय उच्चायुक्त का सृजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है कि किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक नए पद भारतीय उच्चायुक्त का सृजन किया गया था, जो भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें कहा गया कि जो भारत सचिव की क्या करेगा, सहायता करेगा, यानी कि इसके परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी की गई। इसके वेतन को भारतीय राजस्व से देना बंद कर दिया गया। एक नए पद भारतीय उच्चायुक्त का जो है कि सृजन किया गया और यह भारतीय उच्चायुक्त
भारत जो सचिव होगा उसकी क्या करेगा, सहायता करेगा। तो यहां पर आपने पहला बिंदु देखा, पहला परिवर्तन जो मैंने अभी आपको यहां बताया है कि पहला परिवर्तन क्या किया गया था, गृह सरकार में परिवर्तन किया गया था। तो आपने देखा कि गृह सरकार में क्या क्या परिवर्तन था। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार की कार्यकारिणी में परिवर्तन क्या किया गया। देखिए, केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा। केंद्र की कार्यकारिणी परिषद का परिवर्तन का तात्पर्य है कि भारत के अंदर जो वायसराय हुआ करता था और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी उसमें परिवर्तन क्या हुआ था। इसमें सबसे पहले यहां देखिए 3 भारतीय सदस्यों को स्थान दिया गया, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि धीरे धीरे भारतीयों को भी अब भारतीय प्रशासन में, भारत की जो है कि राजनीति में स्थान प्राप्त हो रहा है। भले ही इनका कुछ भी जो है कि चलता नहीं था, इनके द्वारा किसी तरह का निर्णय नहीं लेने दिया जाता था, इनकी बातों को अंग्रेज नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी भारतीयों को इनके साथ रहने का अनुभव प्राप्त होना शुरू हो गया था। दूसरा परिवर्तन यह हुआ केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, श्रम है, व्यापार है, इन सभी मामलों का जो सिस्टम है वह इनको मिल गया था। किसको मिल गया था, केंद्र को प्राप्त हो गया था। केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। जैसे आज के समय में आप पढ़ते हैं कि सूची 3 प्रकार की होती है, एक आपका है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। उसी तरह से केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा करते हुए 2 सूची बनाई गई थी उस समय। पहली सूची थी केंद्र सूची, और केंद्र सूची में राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय थे उसके साथ साथ वित्त से संबंधित, राजनीतिक संबंध से संबंधित, अगर किसी देश के साथ किसी तरह का कोई भी संबंध स्थापित करना है, विदेशी मामला अगर कोई है, या फिर जो है कि डाक से संबंधित कोई भी बात है, तो ये सभी के सभी जो है कि बात किसको प्रदान कर दिया गया था, केंद्र को प्रदान कर दिया गया था। अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को यह अधिकार दे दिया गया। इन विषयों पर जो भी निर्णय लेना है वह केंद्र की जो है कि द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ राज्य सूची के अंतर्गत जैसे स्थानीय प्रशासन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी के विषय जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए थे। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप देख रहे हैं कि केंद्र को वित्त से संबंधित अधिकार प्रदान किया गया है और राज्य को जो है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दिया गया है, और इन दोनों बिंदुओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो राज्यों को तो एक शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में अधिकार तो प्रदान कर दिया गया, शक्ति प्रदान कर दी गई, परंतु वित्त पर पूर्ण रूप से केंद्र का ही अधिकार होता था। इस तरह से ये राज्य चाह करके भी शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में कुछ विशेष नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में आपने देखा कि परिवर्तन केंद्र और राज्य सूची का निर्माण किया गया। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि केंद्र की विधायिका में क्या परिवर्तन किया गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। केंद्र की विधायिका में परिवर्तन क्या किया गया, प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। यहां से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर के आता है कि किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और वह भी केंद्र में। तो आपका जवाब होना चाहिए 1919। अर्थात पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई और वह है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, इसमें 2 प्रकार के सदन बनाए गए थे। पहला आपका था उच्च सदन। जिस तरह से आप आज के समय में भारतीय संसद को आप देखते हैं, तो संसद जो हमारा है, इस संसद में 2 सदन हैं। पहला आपका जो है कि लोकसभा है और दूसरा क्या है, राज्यसभा है। उसी प्रकार से यहां पर पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया था। पहला सदन का नाम उच्च सदन रखा गया
और इसको हम राज्य परिषद के भी नाम से जानते थे। करा कि इस परिषद में 60 सदस्य की व्यवस्था की गई, अर्थात इस परिषद में 60 सदस्य होंगे, जिसमें से 27 सदस्य कैसे होंगे? मनोनीत होंगे। मनोनीत का तात्पर्य आप समझते होंगे, यानी कि इनका निर्वाचन नहीं होगा, ये कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो 33 सदस्य होंगे, यह किस प्रकार के होंगे? निर्वाचित होंगे, यानी कि इनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। तो इस तरह से पहला सदन जो होगा वह उच्च सदन होगा, जिसका नाम राज्य परिषद रखा गया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा सदन है वह है निम्न सदन, और इसमें केंद्रीय विधानसभा का नाम इसको दिया गया था। और इसमें जो है कि सदस्यों की जो संख्या है वह 41 सदस्य ऐसे होंगे जो कैसे होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे। 15 गैर सरकारी सदस्य होंगे, 26 सदस्य कैसे होंगे? सरकारी होंगे। गैर सरकारी और सरकारी का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे। सरकारी का तात्पर्य यह हो गया कि ये जो सदस्य होते थे यह मुख्यतः ब्रिटेन के हुआ करते थे, और गैर सरकारी का मतलब हो गया कि ये सदस्य मुख्यतः कहां के होते थे? भारत के सदस्य हुआ करते थे। तो इस तरह से यानी कि जो 41 यह मनोनीत सदस्य हैं, इस 41 सदस्यों का विभाजन कर दिया गया था, यानी कि 15 गैर सरकारी होंगे और 26 सरकारी होंगे। यहां भी अंग्रेजों ने भारतीयों को स्थान इस निम्न सदन में दे करके यह साबित करना चाहा कि आप लोगों के द्वारा ही सरकार चलाई जा रही है। भारतीयों को एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर उनको प्रलोभन दे दिया गया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि आप देख रहे हैं कि गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या है वह 26 है। तो किसी भी प्रकार का यदि निर्णय लेना है तो ये पूर्ण बहुमत में है, और यही निर्णय लेते थे। अगर भारतीयों के द्वारा कोई बात रखी भी जाती थी तो उनको ये दबा देते थे। और इस प्रकार से यहाँ पर 41 सदस्यों में कितने सदस्य? 15 गैर सरकारी और 26 सरकारी सदस्यों को लिया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं ये 104 ये जो सदस्य होंगे कैसे होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। इन 104 सदस्यों का भी विभाजन किया गया था। 52 जो सदस्य होंगे ये सामान्य निर्वाचन से होंगे, 30 ऐसे सदस्य होंगे जो मुसलमान होंगे, 20 ऐसे सदस्य होंगे जो विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों का तात्पर्य हो गया कि कुछ विशेष जाति धर्म से संबंधित लोग होंगे, और इसके साथ ही साथ 2 ऐसे सदस्य होंगे जो सिख जो कि धर्म से होंगे। तो इस तरह से यानी कि पहली बार केंद्र को 2 सदनों में विभाजित किया गया, और दोनों सदनों में सदस्यों की संख्याओं का भी निर्धारण करते हुए वह किस प्रकार से चुन करके आएंगे इसका भी जिक्र किया गया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो उच्च सदन था अर्थात राज्य परिषद, इनके सदस्यों को चुनने की योग्यता क्या थी, यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति इनको चुन सकते हैं, यानी कि जब उनका निर्वाचन होगा तो वह कौन कौन से व्यक्ति उनको चुनेंगे। सबसे पहला कार्य है कि महिलाओं को अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही साथ मताधिकार सीमित था। मताधिकार सीमित का तात्पर्य है कि भारत की संपूर्ण जनता इसमें निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती थी। इसमें एक बाउंडेशन रखा गया था कि 10,000 रुपए वार्षिक अगर आय है उनकी तभी वह मतदान करेंगे। 75 रुपया यदि वार्षिक भूमि कर देते हो ऐसे ही व्यक्ति क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। तो इस तरह से भारत की एक बहुत ही विशाल जनसंख्या थी, लेकिन मतदान देने के लिए बहुत कम लोगों की संख्या निकल करके बाहर आई। 1920 में लगभग कह रहा है कि 24 करोड़ जनसंख्या विद्यमान थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 17,263 लोगों ने ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त कर पाया था, क्योंकि ये जो बाउंडेशन था कि अगर इसको और बिलोंग करता है, इसको वह अगर पूरा करता है तभी मतदान करेगा। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी जनसंख्या मतदान से वंचित हो गई थी, और यही लोग केवल जो है कि उच्च सदन के जो सदस्य थे इनको क्या करेंगे? चुनेंगे। इसके बाद से अगला जो व्यवस्था था निम्न सदन के सदस्यों के लिए, यानी कि निम्न सदन के सदस्यों को चुनने की जो योग्यता थी वह है महिलाओं को मताधिकार पहली बार प्राप्त हुआ था। अभी आपने यहां देखा है
कि महिलाओं को अनुमति यहां नहीं थी, किसमें? उच्च सदन में। लेकिन अभी आपने दूसरी तरफ देखा कि जो निम्न सदन है, इस निम्न सदन के सदस्यों को चुनने के लिए महिलाओं को पहली बार क्या किया गया? अधिकार प्रदान किया गया। तो यहां से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो इस तरह से महिलाओं को मताधिकार पहली बार यहां से प्राप्त होता है। इसके बाद से दिया हुआ है कि यहां भी मताधिकार क्या था? सीमित था। सीमित का तात्पर्य आप समझते ही हैं कि सभी लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। पहला यह था कि 15 रुपया मासिक किराया अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो वह मतदान कर सकता है। 15 रुपया वार्षिक अगर नगर पालिका का कर देता है तो वह व्यक्ति मतदान करने का अधिकारी होगा। अगला है 50 रुपया वार्षिक यदि भूमि कर देता है तो ऐसे भी व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर 19 लाख लोग मताधिकार को क्या हो गए थे? प्राप्त हो सके थे। तो इस तरह से यह दोनों सदनों के मताधिकार के संबंध में रहा। फिर से हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की जो शक्ति थी वह क्या शक्ति थी? पूरे भारत के लिए वह क्या कर सकते थे? विधि बना सकते थे। अर्थात जो केंद्र की बात थी वह केंद्र में व्यवस्था बनाई गई कि वह पूरे भारत के लिए क्या कर सकते हैं? विधि का निर्माण कर सकते हैं। कानून में संशोधन या रद्द करने का भी इनको अधिकार प्रदान किया गया है। विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों का बहुमत आवश्यक है और इसके बाद गवर्नर जनरल की सहमति क्या होगी? आवश्यक होगी। तो इस तरह से केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की भी शक्तियों में परिवर्तन किया गया। इसके बाद से दिया हुआ है कि प्रांतों में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। जिस प्रकार से अभी आपने देखा है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का स्थापना किया गया, उसी तरह से प्रांतों में भी द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन का तात्पर्य है कि गवर्नर जनरल व मनोनीत सदस्य होंगे और गवर्नर जनरल व निर्वाचित सदस्य होंगे। और इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पहली बार क्या किया गया था? बंटवारा किया गया था। अभी मैंने आपको बताया है कि एक केंद्रीय सूची थी और दूसरी क्या थी? राज्य सूची थी। तो इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही पहली बार केंद्र सूची और राज्य सूची का स्थापना किया गया। तो इस तरह से प्रांतों में भी द्वैत शासन की स्थापना जो की गई थी वह पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। फिर देखते हैं कि केंद्र सूची के जो विषय थे वह कौन कौन से थे। जैसे दिया हुआ है प्रतिरक्षा है, विदेशों से संबंध हो गया, विदेशियों को भारत की नागरिकता यदि प्रदान करना है, कर है, नमक है, डाक खाने, सिक्के तथा नोट, रेल इत्यादि के जो मैटर थे यह किसके विषय थे? केंद्र सूची के विषय थे। ठीक, इसके साथ ही साथ प्रांतों को कौन कौन से विषय प्राप्त हुए थे? जैसा कि वह भी मैंने पहले भी बताया है, स्थानीय हो गया, स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पानी है, अकाल में सहायता है, कृषि है, ये सभी के सभी जो है कि विषय प्रांतों को प्रदान किया गया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेज कितने समझदार थे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी के सभी ये जो विषय स्थानीय विषय या स्वशासन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, अकाल में सहायता है, इन सभी कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन जो है कि केंद्र अपने पास रखा हुआ था। अर्थात देख रहे होंगे आप लोग जैसे सिक्के हो गए, नोट हो गए, वित्त से संबंधित पूरा का पूरा जो शक्ति था वह केंद्र के पास था। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर केंद्र और राज्य प्रांत दोनों में किया गया था। इसके बाद से कहा कि प्रांतों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों का भी क्या किया गया था? बंटवारा किया गया। आरक्षित विषय जो अधिक महत्वपूर्ण के विषय थे वे सब के सब क्या थे? आरक्षित रखे गए थे। अभी आपने इसके पहले देखा है कि जो भी महत्वपूर्ण विषय था वह सभी के सभी क्या रखे गए थे? केंद्र सूची में रखे गए थे। तो वही यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे भूमि कर हो गया, न्याय से संबंधित हो गया, पुलिस है, समाचार पत्रों से संबंधित मैटर है, ऋण देना है, लेना है, अकाल में सहायता करना है, ये सभी के सभी आरक्षित विषय थे।
इसके साथ ही साथ दूसरा जो हस्तांतरित विषय था वह था स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खाद्य वस्तुओं में मिलावट, जन्म मृत्यु का आंकड़ा, ये सभी के सभी जो है कि हस्तांतरित विषय के रूप में रखे गए थे, अर्थात इसको हस्तांतरित किया जा सकता था। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया, भारत शासन अधिनियम के तहत किस प्रकार के परिवर्तन किए गए और उसमें परिवर्तन में किस प्रकार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया गया, केंद्र में जो है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था का स्थापना किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो फिर से हम लोग एक अच्छे क्लास के साथ फिर से अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।